हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी। आज है डे नंबर 13 जिसमें मैं मनी एंड बैंकिंग के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, यानी कि पेपर होने वाला है लीक मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर का। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, पिछले 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, आई नो, बट मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ऑलरेडी 2 बार पिछले 2 दिनों में सेम वीडियो को रिकॉर्ड किया है, पूरा 1-1 घंटे का लेक्चर बनाया है, बट वो दोनों बार सेव ही नहीं हुआ है। आई हैव लिटरली क्राइड पिछले 2 दिनों में, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है कि 1 घंटा यहाँ खड़े होके बनाओ वीडियो एंड देन वो सेव ना हो। इट्स मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मैंने दोनों बार रिकॉर्ड की वीडियो, बट वो नहीं हुई है सेव। आज फाइनली मैंने थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, थोड़ा लैपटॉप खाली किया है, कुछ कुछ किया है। तो प्रोबेबली अब से हमारी वीडियोस जो है हर रोज रेगुलर आने वाली है। अकाउंट्स का तो 5 बजे चल ही रहा है, इको बिजनेस का भी अब से 7 o'clock आएगा, ठीक है। सो तुम सीरीज को छोड़ना मत, लगे रहो हमारे साथ, हम मेहनत करते रहेंगे, तुम भी मेहनत करते रहो, अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को पहले क्वेश्चन के साथ। पहले मनी वाला चैप्टर करेंगे, फिर बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि इरफान जो है 80,000 रुपीज उसने बोरो किए थे। हमें बताना है कौन सा फंक्शन ऑफ मनी है। तो मुझे बोरो सुनते ही समझ आ गया है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की बात हो रही होगी पक्का, ठीक है। बिकॉज जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है उसी का ये मतलब होता है कि भैया तुम पैसा बोरो कर सकते हो फ्यूचर में रीपेमेंट करने के लिए। और ये तभी से शुरू हुआ है जब से हमने पैसा मनी का इन्वेंशन किया है। जब मनी नहीं था तो तुम ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम होता था जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो तब तो तुम ये लोन वोन ले ही नहीं सकते थे, है ना, क्योंकि पैसा ही नहीं था, इंटरेस्ट रेट्स नहीं डिसाइड कर सकते थे। लेकिन अब जो पैसा आ गया है हमारे पास, तो अब हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी फंक्शन की बात हो रही होगी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? पहले एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। कभी शूज के बदले में वीट दे रहा है, कोई कोई शूज के बदले में क्लोथ दे रहा है, कोई शूज के बदले में मे बी एजुकेशन दे रहा हो। तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, जिसके पास जो होता था वो वही देता था, बदले में जो उसको लेना होता था सामान ही लेता था। लेकिन अब क्या है, शूज वाला पैसे के बदले में शूज की बाय सेल करेगा, वीट है, क्लोथ्स है, कुछ भी है, पैसे के बदले में बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। तो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे पास आ गया है। मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, मतलब कि अब मैं मनी के टर्म्स में हर चीज की वैल्यू को लिख सकती हूँ। मेरे को अगर कंपेयर करना है कि ये 4 शूज हैं, इन चारों में से किसका वैल्यू कम या ज्यादा है, अब मैं पैसे के टर्म में कर सकती हूँ। ये 500 का है, ये 1000 का है, ये 1500 का है, ये 2000 का है। तो मैं पैसे के टर्म्स में पता कर सकती हूँ कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। पहले तो पैसा ही नहीं था, तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती कि किसका प्राइस कम है किसका प्राइस ज्यादा है। वो तो मुझे नेगोशिएट करना पड़ता था हर बंदे के साथ। कोई मुझे 20 किलो वीट के बदले में जूता दे रहा है, कोई 50 किलो वीट के बदले में दे रहा है, ठीक है। तो वो तो नेगोशिएट के ऊपर होता था। आज वैल्यू फिक्स है, क्यों? पैसा है क्योंकि। तो कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। अब सोच के देखो, अगर मुझे बहुत सारे जूते स्टोर करने हैं, चोरी हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, डिजाइन पुराना हो सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पर अब तो सिर्फ पैसा स्टोर करना है, तो वो सारी स्टोरेज की भी प्रॉब्लम मेरी हो गई है समाप्त, ठीक है। आगे चले। अगला मुझे बोला गया है कि प्राइमरी डिपॉजिट है 500 रुपए, रिजर्व रेशो है 25%, टोटल डिपॉजिट कितने हुए ये मुझे बताना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वैसे तो बैंकिंग वाले चैप्टर का होता है, बट मैं फिर भी आपको ये करा देती हूँ। क्या होता है ना, हमारे जो बैंक्स होते हैं, हम अपने बैंक में जाके पैसा जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। बैंक क्या करता है, उस पैसे को बैठ के देखता नहीं रहता, अरे 1 लाख रुपए आ गए, अरे 5 लाख रुपए आ गए, अरे 2 लाख रुपए आ गए। ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करता है, जैसे ही हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं, साथ ही साथ बैंक उस पैसे को किसी ना किसी को लोन की फॉर्म में दे देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोन पे बैंक जो है ज्यादा रेट कमाएगा इंटरेस्ट का, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा, अपना भी तो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन आरबीआई कहता कि जितना डिपॉजिट आया तो उन्हें सारे का सारा लोन दे दिया। तो कल को डिपॉजिटर जब पैसा वापस मांगेगा, तो तुम पैसा वापस कहां से करोगे, क्योंकि तुमने तो सारा लोन में दे दिया। तो बैंक्स को आरबीआई ने बोला कि जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज तुम्हें रिजर्व में रखना पड़ेगा, और फिर बचा हुआ लोन में दे सकते हो। मतलब कि जितना भी डिपॉजिट आया, फॉर एग्जाम्पल उसका 25% तुम रिजर्व में रखो और 75% लोन में दे दो। अगर 1000 रुपए डिपॉजिट आया, तो 1000 का 25%, 250 रुपए रिजर्व रखो, 750 रुपए लोन में दे दो। बैंक ने बोला ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एक चीज अज्यूम करी, मान लो जितना भी हमारा काम चल रहा है सारा बैंक के थ्रू ही चल रहा है।
मान लो कैश ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, तो क्या होगा? बैंक ने लोन दिया, मान लो बैंक ने लोन दिया मिस्टर ए को, तो बैंक ने मिस्टर ए को लोन कैसे दिया होगा? मिस्टर ए के लोन अकाउंट में पैसा जमा करके। बैंक ने अपने खाते में से पैसा निकाला, मिस्टर ए के लोन अकाउंट में पैसा जमा कर दिया और मिस्टर ए को लोन दे दिया। तो अब क्या हुआ? मिस्टर ए के लोन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो गया, तो यानी फिर से बैंक में ही पैसा जमा हो गया। तो फिर से जमा हुआ, फिर से रिजर्व रखा जाएगा, लोन दिया जाएगा। फिर से लोन दिया जाएगा किसी के अकाउंट में फिर से पैसा आएगा, फिर से रिजर्व, फिर से लोन। तो अगर सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही हो, अगर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन ना हो, तो क्या होगा? ये साइकिल घूमता रहेगा, जिसको मनी मल्टीप्लायर का साइकिल बोला जाता है। ठीक है, इस साइकिल के अंदर क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर के साइकिल के अंदर क्या होगा कि जो भी पैसा आ रहा है सारा बैंक के थ्रू ही आ रहा है। पैसा आता है, कुछ रिजर्व में जाता है, बाकी लोन में जाता है। लोन का पैसा फिर से बैंक में जमा होता है, बैंक फिर से 25% रिजर्व रखता है, बाकी लोन देता है। तो ये क्या होगा? ये साइकिल घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। रिजर्व डिपॉजिट आएगा, रिजर्व आएगा, लोन होगा, ये घूमता जाएगा। ठीक है, इनिशियली पहली बार जो डिपॉजिट आया उसको मैं प्राइमरी या फिर इनिशियल डिपॉजिट बोलती हूँ। इनिशियल डिपॉजिट या फिर प्राइमरी डिपॉजिट उसको मैं बोलती हूँ। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब मेरा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मेरा क्या है? फॉर्मूला मेरा यहाँ पर आपके सामने है। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू प्राइमरी अपॉन रिजर्व रेशो। मतलब अगर मेरे पास इनिशियली 1,000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट आया, 1,000 ही आया, सॉरी 500 रुपए, 500 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट आया, 25% मेरा रिजर्व रेशो है, 25, 100 ऊपर चला गया, तो ये 4 पे कट हो गया, तो 500 इंटू 4, 2,000 रुपए मेरा टोटल डिपॉजिट होगा। मतलब कि मेरे पास जितना भी डिपॉजिट आया उसका 25%, 25% का क्या मतलब होता है? 1/4 रिजर्व में चला गया, तो बचा हुआ 3/4 हर बार दोबारा लोन में जाएगा, दोबारा डिपॉजिट आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा मेरा टोटल डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट कितना था? 500 रुपए, टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? 2,000 रुपए, यानी 4 गुना मेरा बढ़ गया पैसा। क्रेडिट क्रिएशन या मैं बोलूं मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ? 4 गुना हुआ। अगर रिजर्व रेशो 25% है, अगर रिजर्व रेशो 20% होता, अगर रिजर्व रेशो 20% होता, तो यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है? 5 गुना, क्योंकि एक 1/5 रिजर्व में जा रहा है, तो 5 बार साइकिल घूमेगा। अच्छा, कितनी बार साइकिल घूमेगा और एंड कहां होगा ये कैसे पता चलेगा? जब मेरा टोटल रिजर्व प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर हो जाए, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट 500 रुपए है, अगर पूरा 500 का 500 रुपए रिजर्व में आ जाए, तो वहां मेरा साइकिल रुक जाएगा, वहां ये साइकिल स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद और डिपॉजिट नहीं आएगा। वहां पे जितना भी डिपॉजिट होगा उसको टोटल डिपॉजिट बोल दिया जाएगा। ये है मेरा मनी मल्टीप्लायर का साइकिल, जिसके अंदर एक दो फॉर्मूलाज है, कुछ एक थ्योरी है। ठीक है, बाकी मैं आगे भी अभी पूरा तुम्हें टेबल बना के सब कुछ डिटेल में आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में हम करते रहेंगे। ये अभी थोड़ा सा बेसिक था जो तुम्हें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मनी सप्लाई स्टॉक है। जी हाँ, मनी सप्लाई एक स्टॉक है। मनी सप्लाई का मतलब होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे देश की जो जनता है, आम पब्लिक है, उसकी जेब में कितना पैसा है, चाहे कैश में हो चाहे बैंक में हो, पर जनता का होना चाहिए। जनता से मेरा मतलब है कि इसमें हमारे देश की सरकार का पैसा इंक्लूड नहीं होता, हमारे देश के बैंक्स का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा इंक्लूड होता है। इनका क्यों नहीं होता? क्योंकि इनको मनी क्रिएटिंग सेक्टर बोला जाता है, कि ये लोग ही तो पैसे को क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इनका पैसा इंक्लूड नहीं होता। जनता का जितना भी पैसा है, चाहे कैश में है या बैंक में है, वो मनी सप्लाई में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और वो एट पॉइंट ऑफ टाइम ही कैलकुलेट होता है, तो इसलिए उसको एक स्टॉक वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, अगला फंक्शन ऑफ मनी बताना है। मनी प्रोवाइड्स डिफरेंट आइटम्स टू बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट अ कमोडिटी, अगेंस्ट अ कॉमन स्टैंडर्ड। मतलब एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ मेजर है, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम बोल सकते हैं, या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट भी इसको हम बोल सकते हैं, कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या फिर एक कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट है हमारी मनी, कि एक कॉमन चीज है जिसके बेस पे हम हर चीज को मेजर कर सकते हैं, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है।
ठीक है, सॉरी मैंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला, नहीं मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू या फिर एक कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट है हमारा मनी, जिसके बेस पे हर चीज की वैल्यू को मैं मेजर कर सकती हूँ। और फंक्शंस क्या होंगे कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या मनी एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट वही बात है कि हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं लोन लेकर, ठीक है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने बता दिया कि गुड्स के बदले में गुड्स नहीं, गुड्स के बदले में पैसे का एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से एक फंक्शन ऑफ मनी है, तो यहाँ पे तो सीधा-सीधा मीडियम की ही बात हो रही है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मनी जो है एक्ट करती है, ठीक है। अगेन फंक्शंस ऑफ मनी पे आपको जो है एमसीक्यू बन जाता है या एक-एक, दो-दो नंबर में ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला है M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बताओ। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई वैसे तो आपको पता है टोटल 4 होते हैं, आपके पेपर में बेसिकली M1 ही पूछा जाता है सिर्फ, ठीक है। फिर भी आप एक बार चाहो तो थोड़ा-सा रीड आउट कर सकते हो बाकी सबको भी। M1 वही होता है जो बेसिकली मनी सप्लाई होता है। मैंने अभी आपको बताया ना मनी सप्लाई क्या होता है, सेम वही मेरा M1 होता है। इसके अंदर मेरी आम जनता, पब्लिक का कैश डिपॉजिट आता है, बैंक डिपॉजिट आता है, इसके अलावा एक और चीज आती है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास कई बार और भी कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो जनता के नहीं होते, बैंक्स के भी नहीं होते, सरकार के भी नहीं होते, पर कुछ और अदर इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के कुछ इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं जिनका पैसा कई बार बैंक में पड़ा होता है, तो उनका पैसा भी इंक्लूड होगा। उसके अलावा जनता का तो होगा ही, जनता का कैश, जनता का बैंक में डिमांड डिपॉजिट, ये तो होगा सीसीडीडी ओडी, ठीक है। सो जनता ने जितना भी कैश में जमा अपने पास कर रखा है पैसा, वो M1 मनी सप्लाई में ऐड होगा। जनता ने जितना भी डिमांड डिपॉजिट में बैंक में जमा करवा रखा है, डिमांड डिपॉजिट मतलब जनता ने अपने बैंक में, अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करा रखा है, जो जनता कभी भी ऑन डिपॉजिट निकलवा सकती है, ठीक है। तो ये होगा, सीसी होगा, डीडी होगा और ओडी होगा। ओडी भी जो है इंक्लूड होगा M1 मनी सप्लाई में, ठीक है। मनी सप्लाई का डाटा कौन रिलीज करता है? ऑब्वियसली आरबीआई करता है, और कौन करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे बैंकिंग वाले चैप्टर की, मनी चैप्टर हो गया है हमारा खत्म, ठीक है। तो बैंकिंग वाले चैप्टर का सबसे पहला एमसीक्यू मेरे पास आता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डिपॉजिट्स रिसीव्ड आर लायबिलिटी फॉर कमर्शियल बैंक। बिल्कुल सही बात है, जो भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आया है वो कमर्शियल बैंक को कभी ना कभी वापस करना ही पड़ेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसके लिए एक लायबिलिटी है जो इसको वापस करनी पड़ेगी डिपॉजिटर्स को, तो ये ट्रू है। दे आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ये भी सच है। कमर्शियल बैंक जो है क्रिएटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, क्यों? क्योंकि डिपॉजिट आता है, वो डिपॉजिट को आगे लोन में दे देते हैं, तो लोन से फिर से डिपॉजिट आता है। हमने मनी मल्टीप्लायर वाला जो पूरा प्रोसेस पढ़ा है ना, तो ये भी सही बात है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, हाँ कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक आम जनता से डिपॉजिट लेते हैं, सही बात है, हम लोग जाके बैंक में जमा कराते हैं ना पैसा। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, जी नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई वो कोई भी डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो हमारे पास करेक्ट क्या है, 1, 2 एंड 3 ही करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन गलत है, दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है हमारा आरबीआई, ठीक है। अगर मेरे पास फिस्कल पॉलिसी लिखा होता है FISCAL, फिस्कल पॉलिसी लिखा होता तो वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी रिलेटेड पॉलिसी कौन बनाती है? आरबीआई, ठीक है। एज अ बैंकर टू द बैंक, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या करता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए वही सब करता है जो कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। क्या करते हैं? हमसे डिपॉजिट लेते हैं, हम डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा बैंक में, बैंक हमें लोन देता है, ठीक है। हमें कोई भी अदर सर्विसेज चाहिए तो बैंक हमें देता है। सेम उसी तरीके से एक कमर्शियल बैंक जो है अपना पैसा जमा कराता है आरबीआई में, लोन चाहिए तो वो जाता है आरबीआई के पास, ठीक है। कहीं और से उसको मदद नहीं मिल रही, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, है ना, पढ़ा है ना, वो कौन होता है? आरबीआई होता है फॉर द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, सॉरी आरबीआई क्या करता है? अच्छा, सब कुछ करता है एक्सेप्ट, हाँ ये नहीं करता आरबीआई फॉर द कमर्शियल बैंक, बाकी सब कुछ करता है, ठीक है। तो हमारा अकाउंट जैसे बैंक के पास होता है, बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास होता है, ठीक है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन को सेटल करना, मतलब अगर एसबीआई की कोई भी ट्रांजेक्शन है एचडीएफसी के साथ
या इनकी कोई ट्रांजैक्शन है आईसीआईसीआई के साथ, तो वो सारी इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू होती हैं? ये सारे आपस में नहीं करते, किसके थ्रू करते हैं? आरबीआई के थ्रू करते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन भी आरबीआई करता है, लेकिन ये बैंक्स के लिए नहीं करता, वो तो सरकार के लिए करता है। तो ये पॉइंट आई थिंक थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मतलब आरबीआई गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट के लिए, नॉट फॉर द बैंक्स, ठीक है। बैंक्स के लिए क्या करता है? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट, लोन। बैंक्स को अगर कहीं से भी ना मिले तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट उनके लिए कौन होता है? आरबीआई, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? देखो, हमारे जो देश की सरकार है, वो सरकार भी हम लोगों की तरह अलग अलग कंपनीज में शेयर्स खरीदती और बेचती रहती है। मेजरली गवर्नमेंट कंपनीज जितनी भी होती हैं, जिसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं, ठीक है। उन कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो सरकार खरीदती रहती है और बेचती रहती है। कहाँ से करती है खरीद और बेच? स्टॉक मार्केट से। मैं भी स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदती बेचती हूँ, आपकी फैमिलीज भी करती होंगी, आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, हर कोई स्टॉक मार्केट में से शेयर्स को बाय और सेल करता रहता है। तो सरकार भी करती रहती है, ठीक है। लेकिन सरकार में कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठ करके स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं, बाय और सेल कर रहे हैं? जी नहीं, मोदी जी बैठ के ये तो नहीं करेंगे, इतना टाइम तो नहीं होगा उनके पास। तो सरकार के बिहाफ पे कौन करता है ये शेयर्स को बाय और सेल? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई कर रहा है, लेकिन सरकार के बिहाफ पे कर रहा है। तो आरबीआई अपने नाम पे नहीं, सरकार के नाम पे शेयर्स को बाय करता है, सेल करता है स्टॉक मार्केट में से, ठीक है। इसको बोला गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट क्योंकि स्टॉक मार्केट में से हो रहा है, तो इसीलिए इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जा रहा है, ठीक है। Justify the following with valid arguments. The central bank provides several banking services to the government. आरबीआई जो है गवर्नमेंट को अलग अलग सर्विसेज देता है। क्या क्या देता है? सबसे पहले तो यही हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला, कि उनके बिहाफ पे शेयर्स को बाय और सेल करता है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो बैंक अकाउंट होता है वो आरबीआई के पास खोला जाता है। जैसे मेरा अकाउंट एचडीएफसी में होगा, आपका अकाउंट एसबीआई में हो सकता है, ऐसे ही गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई के पास होता है। अगर गवर्नमेंट को कोई लोन चाहिए तो वो कौन देता है? आरबीआई। अगर गवर्नमेंट को कोई एडवाइस चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ बनाती है ना, फाइनेंशियल लॉज भी बनाती है, बजट भी बनाती है, तो सरकार को कोई भी एडवाइस चाहिए, सरकार को कोई भी डाटा चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो कौन देता है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या है? एडवाइजर है, ठीक है। आरबीआई क्या है? बैंकर है गवर्नमेंट के लिए। और आरबीआई क्या है? एजेंट है। आरबीआई क्या है? एजेंट है। तो तुम 3 पॉइंट्स बना के आओगे कि आरबीआई सरकार का बैंकर है, एजेंट है और एडवाइजर है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, एजेंट है, एडवाइजर है। एज ए बैंकर अकाउंट खोलता है और उसमें से मनी का लेन देन देखता है, लोन देता है सरकार को। एज एन एडवाइजर गवर्नमेंट को एडवाइस देता है फाइनेंशियल मैटर्स पे। और एज एन एजेंट गवर्नमेंट की शेयर्स को बाय एंड सेल करने में मदद करता है, ठीक है। अगला कहते हैं बैंक ने इंक्रीज कर दिया रिजर्व रेशो 20% से 25%। तो टोटल प्राइमरी डिपॉजिट जो मेरे पास 1,000 रुपए है, तो क्या होगा इसकी वजह से? तो हमने बोला है कि मेरा जो टोटल डिपॉजिट है इट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट अपॉन रिजर्व रेशो, ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिजर्व ऑन क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। अच्छा, रिजर्व रेशो पहले थी 20%, अब हो गई 25%। तो पहले मेरा टोटल डिपॉजिट कितना था? 1,000 अपॉन 20 × 100। अब कितना हो जाएगा टोटल डिपॉजिट? 1,000 अपॉन 25 × 100। मतलब पहले सिर्फ 20% रिजर्व रखा जाता था, अब 25% रिजर्व रखा जाएगा। यानी पहले 5 गुना पैसा हो जाता हमारा, अब सिर्फ 4 गुना होगा, ठीक है। अब कितना होगा? 4 गुना, पहले हो जाता 5 गुना। तो जो मेरे टोटल डिपॉजिट है वो पहले 5,000 हो जाते, अब होंगे 4,000। तो टोटल डिपॉजिट में 1,000 रुपीज का डिक्लाइन मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजर्व रेशो बढ़ गई। अब रिजर्व रेशो बढ़ने की वजह से क्या होगा कि बैंक को रिजर्व में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। तो अगर बैंक रिजर्व में ज्यादा पैसा रखेगा तो वो लोन कम दे पाएगा, और अगर वो लोन कम दे पाएगा तो जो मेरी क्रेडिट क्रिएशन है वो भी कम हो पाएगी। तो रिजर्व रेशो बढ़ने की वजह से क्रेडिट क्रिएशन कम हो गई। कितना कम हो गई? पहले 5 टाइम्स हो रही थी, अब 4 टाइम्स हो गई। पहले मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना था? 5 था, अब मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना है? 4 है। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकाला मैंने? टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। टोटल 5,000, इनिशियल 1,000,
तो मनी मल्टीप्लायर 5। अब मनी मल्टीप्लायर है 4, तो मेरी क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गई, कम। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लायर था 5, अब मल्टीप्लायर है 4, तो जो मेरा क्रेडिट क्रिएशन है अब वो कम हो गया, क्योंकि रिजर्व बढ़ा तो लोन कम मिला, लोन कम मिला तो क्रेडिट क्रिएशन कम हुआ, टोटल डिपॉजिट कम हुआ। ठीक है जी, आगे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बताओ न्यूमेरिकल एग्जांपल का यूज करके। मैंने पहले भी तुम्हें बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये मैंने वैसे तो तुम्हें सारा बता ही दिया है, पर तुम एक बार देख लो, मैंने ये डाला इसलिए ताकि तुम्हें एक बार समझ आए कि लिख के कैसे आना है। सबसे पहले तुम लिखोगे अजम्पशन कि पूरा बैंकिंग सिस्टम एक सिंगल यूनिट है और सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही लिए जाते हैं। सबसे पहले लिखोगे एजम्पशन, फिर तुम दोगे एग्जाम्पल, फिर तुम बताओगे कि मान लेते हैं हमारा जो कमर्शियल बैंक है उसमें प्राइमरी डिपॉजिट आया 1000, उसमें रिजर्व रेशो है 20%, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लोन में दिया जाएगा। जो लोन का पैसा है वो वापस किसी ना किसी के अकाउंट में जमा हो जाएगा, तो डिपॉजिट आएगा, तो दोबारा से रिजर्व होगा, दोबारा से लोन होगा। ठीक है, ये चीज समझानी है। फिर लिखोगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला की मदद से दिखाओगे कि 5000 टोटल डिपॉजिट हुआ। फिर लिखोगे ये प्रोसेस कब बंद होगा, ये प्रोसेस तब बंद होगा जब टोटल रिजर्व मेरे इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर होंगे। ठीक है, इसमें तुम टेबल भी बनाओगे। टेबल कैसे बनाओगे, प्राइमरी डिपॉजिट 1000, रिजर्व्स, यहाँ पे लिख दो रिजर्व्स, सॉरी सबसे पहले लिखो डिपॉजिट, फिर लिखो रिजर्व, फिर लिखो लोन, ये कॉलम बनाओ। तो सबसे पहले राउंड 1 में डिपॉजिट कितना हुआ 1000, रिजर्व कितना हुआ 20% ले ले, तो ये 80% हो गया। ठीक है, तो 20% कितना हुआ इसका 200 रुपए, और 800 रुपए हुआ लोन। ठीक है, फिर ये जो 800 रुपए ये दोबारा डिपॉजिट होते हैं, किसी और के अकाउंट में जमा हुए होंगे, पर हुए होंगे, तो रिजर्व कितना है 8 दूनी 16, 160 रुपए, तो 800 में से 160 गए तो अपना बचा 640। लोन, लोन का पैसा दोबारा घूम के यहाँ आएगा, फिर से 20% रिजर्व, बाकी का लोन। ठीक है, आगे डैश डैश डाल देना, आगे ऐसे डैश डाल देना, नीचे करके दिखाना टोटल। टोटल कब, अब टोटल कैसे आएगा जब डैश नहीं पूरे किए, तो टोटल कैसे आएगा, प्राइमरी डिपॉजिट जब रिजर्व के बराबर हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। ठीक है, अब बाकी की वैल्यू कैसे निकाली हमने, बाकी की वैल्यू हम इससे निकालेंगे ना, जो फॉर्मूला हमने डाला है इसी से तो निकालेंगे कि टोटल डिपॉजिट आया है 5000, तो टोटल डिपॉजिट आना चाहिए 5000, तो 5000 टोटल डिपॉजिट है, जिसमें से 1000 रिजर्व हो गया, तो 4000 का लोन दिया होगा। ये आ गई मेरी टोटल वैल्यूज। तो ये टेबल भी बना के दिखाना है, तो आपको क्वेश्चन आएगा एक कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की मदद से आप जो है ये सारा कुछ कंप्यूट करके दिखाओ। उस क्वेश्चन का जब आंसर करने जाओगे तो पहले एजम्पशंस लिखोगे, फिर एक्सप्लेनेशन दोगे, एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद ये वाला टेबल बनाना है, ये टेबल बनाना है एज इट इज, जिसमें प्राइमरी डिपॉजिट और ये टोटल वाली वैल्यूज लिखकर आनी जरूरी है, बीच में डैश डाल देना, ऊपर एक दो आइटम्स लिख के। ठीक है, ये करने के बाद तुम लगाओगे ये फॉर्मूलास, फॉर्मूला की मदद से बताओगे कि क्या हो रहा है, फिर ये भी बताओगे कि ये कब स्टॉप होगा, जब टोटल रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होगा, और फिर लास्ट में मनी मल्टीप्लायर का भी फॉर्मूला निकाल के आ जाना कि टोटल डिपॉजिट है 5000, इनिशियल डिपॉजिट है 1000, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5, यानी 5 टाइम्स ज्यादा टोटल डिपॉजिट होंगे। ठीक है, अगला चलें, सेंट्रल बैंक कब डिक्रीज करती है मनी सप्लाई को, कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई। तो देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमारा होता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इनका क्या मतलब है, प्रोबेबली अगर आज कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाती चली जाऊंगी ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, जैसे मैंने मतलब समझाया है, बट स्टिल अगर तुम्हें इनका मतलब नहीं पता है तो मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, वहां से मैंने डिटेल में इन सबका मतलब भी समझाया है, आप समझ सकते हो। शॉर्ट में आज मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि इनकी मदद से आरबीआई मनी सप्लाई कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, हमें अभी क्या बोला गया है, सेंट्रल बैंक डिक्रीज करेगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डिक्रीज कैसे होगी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, अब आरबीआई ने अगर बैंक रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन ले रहा था, तो अब कहते हैं कि कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन ले रहा है
आरबीआई से, वो बैंक रेट है। अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन ले रहा था वो रेट बढ़ गया। मतलब तुम ये देखो, एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है, वो उसको प्रोडक्ट बेचने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और उसके रॉ मटेरियल का भाव इंक्रीज हो गया। अगर पीछे से रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया तो फाइनल प्राइस जो भी होगा प्रोडक्ट का वो भी तो बढ़ जाएगा। वही वाली बात है, सेम वही लॉजिक है। तो आरबीआई ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक ने आगे लोन देना था जनता को। अगर आरबीआई महंगे रेट पे लोन दे रहा है तो कमर्शियल बैंक भी तो हमारी जनता को महंगे रेट पर ही लोन देगा। तो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन देगा टू पब्लिक, वो रेट भी बढ़ जाएगा, वो रेट बढ़ जाएगा। तो पब्लिक क्या करेगी, तो पब्लिक क्या करेगी, लोन लेना कम कर देगी। अगर पब्लिक लोन लेना कम कर देगी तो पब्लिक के पास पैसा कम आएगा। अगर पब्लिक के पास पैसा ही नहीं होगा तो पब्लिक कोई खरीदारी कैसे करेगी, पब्लिक डिमांड कैसे करेगी, तो डिमांड गिर जाएगी, यानी मनी सप्लाई गिर जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि जब डिमांड नहीं है तो प्राइस गिर जाएगा ना हर चीज का, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो मनी सप्लाई कम कैसे होगी, बैंक रेट बढ़ाने से। ठीक है, लेकिन नॉट जस्ट बैंक रेट बढ़ाने से, बैंक रेट बढ़ाओ या रेपो रेट बढ़ाओ या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाओ या सीआरआर या एसएलआर या फिर ये, इन सब में से कोई भी चीज बढ़ा दो, इन सब में से कोई भी चीज बढ़ा दो, कोई भी चीज बढ़ा दो तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। कौन सी चीज है, देखो ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, ये इंक्रीज है, तो पक्का इसके बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई खरीद ले तो क्या होगा, आरबीआई के पास सिक्योरिटीज आ जाएंगी। खरीदने के बदले में पैसा तो देना पड़ेगा ना आरबीआई को। पैसा देगी किसको, देगी आरबीआई जनता को। क्यों, क्योंकि कम आरबीआई ने शेयर खरीदे, शेयर खरीदने के बदले में पैसा मार्केट में चला जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन दोनों से भी मनी सप्लाई बढ़ेगी। सिर्फ ये है जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो। ठीक है, तो मनी सप्लाई अगर रिड्यूस करनी है तो इनमें से कोई भी चीज को इंक्रीज कर दो, उल्टा भी कर सकते हो, इनमें से किसी भी चीज को रिड्यूस कर दो तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। एक सिंगल चीज याद रखो, तुम्हारी 8-10 चीजें कवर हो गई एक ही चीज में। इनको ऑपोजिट रिलेशन है, ये बढ़ेगा मनी सप्लाई गिरेगी, ये गिरेंगे मनी सप्लाई बढ़ेगी, बात खत्म। ठीक है, चलो आज के लेक्चर को अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने ऑलरेडी तुम्हें पूरे का पूरा ऑलमोस्ट सारी चीजें समझा दी हैं। आरबीआई के जो फंक्शंस हैं उनको एक बार प्लीज अच्छे से याद कर लेना कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के लिए काम करता है। कमर्शियल बैंक के लिए बैंकर होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, उनके इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स में मदद करता है। देन कमर्शियल बैंक जो है गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर, मैंने बता दिया। इसके अलावा कमर्शियल बैंक जो है नोट्स प्रिंट करता है हमारे देश के लिए। कमर्शियल बैंक हमारे देश के सेंट्रल सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, आरबीआई जो है नोट्स प्रिंट करता है एंड आरबीआई जो है हमारे देश की कमर्शियल बैंक्स को चेक में रखता है कि उनमें से कोई भी कोई फ्रॉड ना कर दे, कुछ भी गलती ना कर दे। एंड आरबीआई जो है हमारे देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा आता है, जितना भी दूसरी करेंसीज में कोई भी पैसा आता है, ठीक है, तो उसका भी देखरेख आरबीआई करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ठीक है, तो ये सारे एक बार ये भी जरूर अच्छे से कर लेना। दूसरी चीज, आप मेरा लेक्चर जरूर देखना, मैंने अच्छे से बताया है बैंक रेपो, रिजर्व, रिवर्स रेपो, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहां पे इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आया है, लेकिन हाँ तुम एक बार इनका एक्सप्लेनेशन जरूर समझ लेना कि सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर ये सब क्या होता है। नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आपको बैंकिंग का लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने हार्डली आधे घंटे का चैप्टर होगा, उसमें मैंने समझाया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।